Hi guys, welcome to IELTS Study 2.0. Today we have continued our chapter Central Government. In this video we have discussed about the power and function of the Lok Sabha, Rajya Sabha and power and function of the executives. Let's start it. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा. तो लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ लोकसभा is a non-financial bill and the bill's amendment in the constitution. It said such bills can be proposed in both the houses of parliament. कुछ चीज़ें हैं जो कि लोकसभा में ही पास होती हैं, राज्यसभा में बस खाली वो उसके लिए जाती हैं फॉर द रीडिंग पर्पस ओनली. बट तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जो नॉन फाइनेंशियल बिल होते हैं और अमेंडमेंट बिल्स होते हैं सारे, वो दोनों बोथ द हाउसेज में पास होते हैं. एंड द बिल्स विल सेंड टू द प्रेसिडेंट अप्रूवल या सिग्नेचर. आफ्टर द प्रेसिडेंट अप्रूवल बिल बिकम द लॉज. जब तक प्रेसिडेंट उन बिल्स को अप्रूव नहीं करता है तब तक वो बिल्स ही रहते हैं. आफ्टर सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट दे विल बिकम अ लॉज. अब बात करते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस की. जो फाइनेंशियल पावर हैं, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा, अकॉर्डिंग टू अंडर आर्टिकल 109 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड द मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा. तो ये स्पेशल फंक्शन है लोकसभा का, जो फाइनेंशियल फंक्शन में की बात करें तो. एंड द पावर ऑफ, बात करते हैं पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. एज पर द आर्टिकल 368, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, तो लोकसभा हैज़ गॉट द राइट टू अमेंड इन विद द राज्यसभा. इन विद राज्यसभा मतलब जो भी कोई अमेंडमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ द राज्यसभा ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है. एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द पार्लियामेंट अलोन. कुछ पार्ट्स है जो खाली पार्लियामेंट अलोन करता है. अब बात करते हैं पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. लोकसभा की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबल होता है प्रेसिडेंट. एंड द कैबिनेट ओनली इंजॉय इट्स ऑफिस टिल इट गेट्स द ट्रस्ट ऑफ लोकसभा. और ये जब तक कैबिनेट अपना मतलब ऑफिस इंजॉय करती है जब तक कि लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं प्रूव हो जाती है. ट्रस्ट ऑफ द लोकसभा बोल सकते हो आप. एंड लोकसभा रोल ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज में क्या रोल होता है. इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं, इलेक्शन जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के इलेक्शंस होते हैं तो उनकी बात कर रहे हैं. तो रोल क्या होता है. अंडर आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट with the Rajya Sabha and the elected members of the state legislative assemblies together. तो उसमें जो दोनों मिलके, ये मतलब राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं और द ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, वो मिलके प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज. अब बात करते हैं फंक्शंस एंड पावर ऑफ राज्यसभा. कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वेयर राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा. बट तो वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे इक्वल स्टेटस मिला है राज्यसभा को. एंड द पावर एंड स्टेटस ऑफ राज्यसभा आर इक्वल टू इन ऑर्डिनरी बिल्स. ऑर्डिनरी बिल्स की बात जो होती है वहाँ पे इक्वल स्टेटस है. राज्यसभा लोकसभा सेम उनको दोनों को मिलता है. एंड दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दोनों की इक्वल मेजॉरिटी की चाहिए होता है. दोनों बोथ द हाउसेज ऑफ पास करते हैं मेजॉरिटी, तो ही कोई बिल पास होता है. अमेंडमेंट चीज़ें होती हैं, डिक्लेयर होती हैं. और जैसे कि हम बात करें इलेक्शन एंड द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे इक्वल स्टेटस है राज्यसभा का लोकसभा के बराबर में. और जैसे रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, एंड राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो ये थोड़ा स्पेशल पावर है उसके पास. और जहाँ पे राज्यसभा में यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है इम्पीच उसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, वहीं पे लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी का चाहिए होता है.
और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों का इक्वल वो चाहिए होता है। और जैसे कि अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट, वहाँ पे भी राज्यसभा की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है एज ए लोकसभा। और जैसे कि इनलार्जमेंट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, यहाँ पे भी इक्वल इंपॉर्टेंस है राज्यसभा की। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ राज्यसभा। तो फाइनेंशियल पावर की हम बात कर चुके हैं। जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो ऑलरेडी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और बस वहाँ पे खाली उसके लिए जाता है। ये राज्यसभा के जो बिल होता है, ये कोई भी मतलब जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो खाली रीडिंग पर्पस के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट ए मनी बिल। इट शुड रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 days, आइदर विद द रिकमेंडेशन और विदाउट द रिकमेंडेशन। एंड लोकसभा कैन, ये लोकसभा के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर होती है लोकसभा की, इस कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल or any of the recommendation of the Rajya Sabha. In both the cases, the money bill is deemed to have been passed by the two houses. और जैसे कि बात करें, द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउसेज। तो यहाँ पे जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसके पास पावर होती है। तो यहाँ पे लोकसभा का स्टेटस ज़्यादा है। एंड और बात करें, राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस इज बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा, but the Rajya Sabha can discuss and criticize the policies and activities of the government. अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। द कैबिनेट इज द ओनली अकाउंटेबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड यहाँ पे कि कैसे वो बस खाली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके हैं सारी पावर। अब बात करते हैं मिसलीनियस पावर ऑफ राज्यसभा। जो मिसलीनियस पावर होती है राज्यसभा की, मिसलीनियस पावर जो होती है राज्यसभा की, वहाँ पे वेयर द राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा एंड इलेक्शन एंड द इम्पीचमेंट द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। एमरजेंसी रिलेटेड प्रोविज़न होते हैं, वहाँ पे इक्वल स्टेटस दिया जाता है। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की बात करें, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की बात करें तो विच द स्पेशल पावर विच एक्सरसाइज बाय राज्यसभा ओनली नॉट टू लोकसभा, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन अ सब्जेक्ट enumerated in the state list according to under article 249 of Constitution of India. एन्यूमरेटेड का मतलब है कि जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन है, पार्लियामेंट टू मेक द लॉज ऑन सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड द स्टेट लिस्ट, इन मतलब जो रिटर्न है उनके ऊपर खाली राज्यसभा के पास पावर होती है कुछ डिसीजन में। एंड इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट अंडर आर्टिकल 312। तो ये बात की हमने स्पेशल पावर्स की ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा के मतलब पावर एंड फंक्शंस को डिस्कस किया है हम लोगों ने। और अब बात करते हैं, अब बात करेंगे हम यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव। यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हम फर्स्टली बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो जो प्रेसिडेंट है, द आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 to 78 इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। एक्चुअली ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को। तो हम बात कर रहे हैं, तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एंड President, Vice President, Prime Minister and the Council of Ministers has defined in your syllabus. And the President is the head of the Indian state and he is the first citizen of India, act as the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. तो ये बात होती है कि प्रेसिडेंट जो है उसको हम किस तरीके से मतलब हमारे यहाँ पे हेड है वो एज उसको यूनियन हेड एज एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है।
अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशंस की। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड ही मस्ट हैव completed 35 years of age, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वो पहले क्वालिफाइड हो चुका हो लोकसभा के मेंबर में। He should not hold any office of profit under union government, any state government or any local authority or other public। मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए वो। और जो इसका टेन्योर पीरियड होता है प्रेसिडेंट का, वो 4-5 years के लिए होता है, एंड 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन वो एंटर करता है उस डेट से पीरियड काउंट होता है वो। अब बात करते हैं इलेक्शन की। जो इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा इंक्लूडेड, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं उनके जितने मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। एंड फिर जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबलीज एंड द मेंबर of the state legislative council and nominated member of legislative assembly of Delhi and Puducherry do not participate in the election of the president where an assembly is dissolved, and the member cease to qualify to vote in presidential election even if fresh election to be dissolved as assembly not held before the presidential election। तो इसका एक फॉर्मेट होता है इलेक्शंस का जो कि मैंने मेंशन किया है। तो जो वोट काउंट होता है वो इस तरीके से होता है, जो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, तो पहले टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट होती है और उसका टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। उसका इस तरीके से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। फिर उधर हम एमपी की वोट काउंट करते हैं, तो टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑल स्टेट एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और जो बाद में इलेक्ट्रल कोटा होता है वो इस तरीके से किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, फिर उसका जो ऊपर मैंने मेंशन किया है 1+1 = 2 m+y1। तो इस तरीके से हम लोग प्रेसिडेंट जो इलेक्शंस होते हैं उनको काउंट करते हैं, वोटिंग सिस्टम जो होता है। अब जो प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का, तो प्रोसीजर जो है इम्पीचमेंट का उसमें क्या होता है कि जो इम्पीचमेंट होती है, इम्पीचमेंट मतलब रिमूव करना। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया जाता है, मतलब वहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय द आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो कोई भी हाउस चार्ज, जो भी हाउस चार्ज फ्रेम करता है वो, जो भी हाउस चार्ज फ्रेम करता है उसमें वो उसको मतलब एक चार्जेस शुड बी साइन बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस। तो उसके जो 1/4 मेंबर होते हैं वो साइन करते हैं, एंड 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। उसको 14 days का नोटिस दिया जाता है इन एडवांस, एंड आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। It is sent to the other house which should be investigate the charges। तो वो पहले वहाँ पे वो लोग जो भी हाउस चार्ज फ्रेम करता है वो पहले उनका साइन कराता है 1/4 मेंबर का, फिर उसके बाद उसको 14 days का नोटिस पीरियड भेजा जाता है, फिर उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और फिर उसको जो भी हाउस उसको भेजता है वो इन्वेस्टिगेट करता है उसके चार्जेस को कि भाई जो भी चार्जेस लगे हैं वो सही है कि नहीं है। और इन प्रोसेस, इसी प्रोसेस के बीच जो प्रेसिडेंट हैज़ द राइट, मतलब राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड टू एट सच इन्वेस्टिगेशन। मतलब प्रेसिडेंट को मतलब वहाँ पे मौजूद रह सकता है, उसके पास राइट है वो वहाँ पे, मतलब जहाँ पे जब चार्जेस फ्रेम हो रहे होते हैं या कुछ भी है वो वहाँ पे प्रेजेंट रह सकता है। और अभी तक देखा जाए तो इंडिया में नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार बीन इम्पीच। अभी तक इंडिया के अंदर ऐसा कोई कभी हुआ नहीं है कि किसी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया गया हो।
अब बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस की वैकेंसी हो तो किस तरीके से होता है। ए वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years। मान लो टेन्योर पीरियड ओवर हो चुका है तो। दूसरा, बाय हिज रेजिग्नेशन। दूसरा, थर्ड पॉइंट है कि जब वो रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, रिमूवल मतलब इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया गया है तो तब उसका ऑफिस खाली हो सकता है। फोर्थ है कि बाय हिज डेथ और अदरवाइज when he becomes qualified to hold office or when his election is declared void, मतलब इलेक्शन को void कर दिया जाए, मतलब जो इलेक्शन है वो सही तरीके से है, मतलब नहीं कराए गए हों तो उसको void करा दिया जाता है इलेक्शंस को। तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं इन पावर एंड फंक्शंस की। जो पावर एंड फंक्शन हम डिस्कस करेंगे तो उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट की, लेजिस्लेटिव पावर्स है, फाइनेंशियल्स है, जुडिशियल है, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर की। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। जो भी मतलब कोई भी एक्शंस या कुछ लिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम का पहले मतलब गैजेट के थ्रू निकाला जाता है। कोई भी अनाउंसमेंट की जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी निकलता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे निकलता है। यहाँ पे he can make rules specifying the manner in which order and other instrument made executed in his name shall be authenticated होने चाहिए। दूसरी बात, ही अपॉइंट्स, जो अपॉइंटमेंट्स होती है प्राइम मिनिस्टर की, अदर मिनिस्टर, और दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर एंड ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी यही करते हैं। अपॉइंटमेंट और कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारा ये जितना भी जो मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड चेक फंड वगैरह देखते हैं गवर्नमेंट का, स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर वगैरह का जो किया जाता है वो कैग करती है, तो उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई, या गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो गया, इन सब की, फाइनेंस कमीशन, तो सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। तो ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। और बात करें कि ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी यही करते हैं। ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंडीशन ऑफ SC एंड STs के लिए जो कमीशन अपॉइंट होती है बैकवर्ड क्लासेस वगैरह के लिए, वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉपरेशन, मतलब जितने भी जैसे कॉपरेशन सेंटर स्टेट काउंसिल्स होती हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया, मतलब ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, शेड्यूल ट्राइब एरिया जितना भी है वो इनके पास एडमिनिस्ट्रेशंस होता है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। ही कैन समन और प्रोग्रोव द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, मतलब ये समन जो फर्स्ट सेशन होता है लोकसभा का यही इंट्रोड्यूस कराते हैं, और ये डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को विद द। He can also summon a joint sitting of both the houses of parliament which is presided over by the speaker of Lok Sabha। जॉइंट सिटिंग तब होती है जब कोई इंपॉर्टेंट बिल होता है और उसका डेडलॉक मतलब टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा होता है और उस टाइम पे दोनों ही हाउसेस सेशन में ना हो तो जॉइंट सिटिंग मतलब बुलाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट, और उसको प्रिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर। तो अभी तक इंडिया में 3 ही जॉइंट सिटिंग हुई हैं, एक डाउरी बिल के ऊपर और एक ये पोटा प्रिवेंशन एक्ट के ऊपर, और एक और बिल था जिसके ऊपर मतलब बैंक्रप्सी एक्ट, उसके ऊपर हमने 3 ही जॉइंट सिटिंग सेशन हुए हैं अभी तक इंडिया में। एंड ही कैन अपॉइंट नंबर ऑफ द लोकसभा, प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ द बोथ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट, मतलब दोनों ही ना हो तो भी ये मतलब ये प्रिसाइड करते हैं लोकसभा को। और फिर ही नॉमिनेट, इनके पास जो पावर है लेजिस्लेटिव पावर है, ही नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंड ही डिसाइड ही प्रायर रिकमेंडेशन परमिशन नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब और बात करते हैं कि जो बिल होता है सेंड टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ही कैन give his assent to the bill, withhold his assent to the bill and return the bill for reconsideration of the bill। तो ये इनके पास 3 पॉइंट्स होते हैं कि या तो ये बिल को भेज सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं अपना, पहली बात, तो दूसरा होल्ड करके रख सकते हैं विद द होल्ड की अभी
विद द होल्ड विद हिज एसेंट एंड या रिटर्न कर सकते हैं बिल को रिकमेंडेशन देने के बाद। और जैसे कि और भी हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। फाइनेंशियल पावर की हम बात करें तो जो मनी बिल है कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। तो मनी बिल पास करने से पहले इनकी रिकमेंडेशन ली जाती है। एंड नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशंस। He can make advance out of his contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में डिफरेंस है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसमें क्या होता है, वो हम जितनी भी जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरीज वगैरह वहाँ से दी जाती है। और जो कंटिजेंसी फंड होता है वहाँ से इमरजेंसी, मान लो जैसे कि अभी किसी स्टेट को फंड दिया जाएगा तो वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। तो वो डिफरेंस है। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर की। तो जुडिशियल पावर में क्या है, ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद द हेल्प ऑफ द CJI। ये अपॉइंट करते हैं। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और any question of law or fact, and the advice standard by the Supreme Court is not binding on the president। पहली बात तो ये बाइंडिंग नहीं करते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एडवाइस भी दिया है तो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि उनको वो डिसीजन लेना, मतलब माननी है उनकी एडवाइस या नहीं। दूसरा, इनके पास जो स्पेशल पावर है वो है पार्डनिंग पावर। तो जो अंडर आर्टिकल 72 दी गई हुई है, ही कैन ग्रांट पार्डन, reprieve, respite and remission of punishment or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense। इनका मतलब है कि पार्डनिंग पावर मतलब होता है जैसे कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसमें वो ये मतलब सेंटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, सेंटेंस का नेचर चेंज कर सकते हैं। मान लो किसी को जैसे किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है रिग्रेस, तो ये उसका नेचर चेंज करके उसको सिंपल में टर्न कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में रिड्यूस करा सकते हैं, कम करा सकते हैं। मतलब मान लो किसी को 1 साल की सज़ा मिली है तो उसको 6 महीने में कन्वर्ट करा सकते हैं विदाउट द चेंज ऑफ द नेचर, मतलब उसको रिग्रेस ही रहेगा 6 महीने का। और जैसे कि इनके पास और एक्स्ट्रा पावर ये है कि ये पनिशमेंट और सेंटेंस जो होते हैं, कोर्ट मार्शल होते हैं जो मिलिट्री वगैरह में, उनकी भी इनके पास पावर है कि पनिशमेंट को, इन केसेस वेयर पनिशमेंट एंड सेंटेंस एंड ऑफेंस इज अगेंस्ट द यूनियन लॉज के अगेंस्ट कोई केसेस हैं तो उनको भी इनके पास पावर है, पार्डनिंग पावर है। एंड इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, जो भी बात सेंटेंस वगैरह होती है तो डेथ पेनल्टी के लिए इनके पास मर्सी पिटीशन लगाई जाती है जिससे कि वो डेथ पेनल्टी हो जाए। जैसे कि अभी रिसेंटली निर्भया केस के जितने भी जो कन्विक्ट थे उन लोगों ने मतलब डेथ कन्विक्शन को रोकने के लिए बहुत सारी बार मर्सी पिटीशन लगाई थी प्रेसिडेंट के पास, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर जो है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह जितनी होती हैं, एग्रीमेंट्स जो होते हैं, नेगोशिएशन जो होती हैं, कंक्लूडेड जितनी भी होती हैं बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट होती हैं एंड दे आर द सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ये सब अप्रूवल होता है कि भाई पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा। और जो मिलिट्री पावर्स की बात करें प्रेसिडेंट की, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस एंड